हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वेलफेयर पर। तो आज हम सब लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर मतलब बाह्य क्षेत्र और उससे जुड़ी कुछ शब्दावलियाँ और कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है बाह्य क्षेत्र। तो बाह्य क्षेत्र व्यापार किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि का इंजन माना जाता है। विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाजार की मुख्य भूमिका होती है। तो हम कह सकते हैं किसी भी देश में सभी आर्थिक क्रियाएं जिसमें विदेशी मुद्रा के बारे में लेन देन किया जाता है बाह्य क्षेत्र में शामिल होती हैं, जैसे आयात निर्यात। तो वर्तमान वैश्वीकरण के युग में संसाधनों की गतिशीलता के लिए विभिन्न देश परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक देशों के मध्य आर्थिक संबंधों में दोनों देशों की आर्थिक समृद्धि दर बढ़ने लगती है, जिसे हम बाह्य क्षेत्र का प्रभाव मानते हैं या माना जाता है। तो इसके आगे हम देखेंगे भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। तो एक निश्चित अवधि में एक देश का शेष विश्व के साथ मौद्रिक लेन देन का सार भुगतान शेष कहलाता है। तो इसे हम अब पूरा अपने शब्दों में बड़े से कहेंगे। तो भुगतान शेष एक निश्चित अवधि में एक निश्चित देश का शेष विश्व के साथ मौद्रिक लेन देन भुगतान शेष कहलाता है। अर्थात यह देश के निवासियों एवं शेष विश्व के बीच नियत अवधि में किए गए सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। बीओपी सामान्यतः एक वर्ष की समय अवधि के दौरान किसी देश के शेष विश्व के साथ किए गए मौद्रिक लेन देन का लेखांकन का विवरण है। यह मौद्रिक लेन देन विभिन्न प्रकार की बिंदुओं से संबंधित हो सकता है, जैसे वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, वित्तीय परिसंपत्तियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय, भौतिक परिसंपत्तियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय। अब जानेंगे कि क्या महत्व होता है भुगतान शेष का। तो भुगतान शेष का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यह देश के आयात निर्यात की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि निर्यात में वृद्धि होगी तो घरेलू उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट विदेशी निवेश की मात्रा की जानकारी देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अंतर्राष्ट्रीय उधार की मात्रा को दर्शाता है, जिससे शेष विश्व से हमारी आर्थिक निर्भरता प्रकट होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रेमिटेंस मतलब धन संप्रेषण की जानकारी देता है, मतलब विदेशों से कितना धन हमें प्राप्त हुआ है एनआरआई के थ्रू, जिसे धन संप्रेषण या बीओपी रेमिटेंस कहते हैं। परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय भंडार किस तरीके से प्रभावित होता है, यह भी जानकारी मिलती रहेगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट शेष विश्व की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था के निष्पादन को दर्शाता है। निष्पादन मतलब कितना आयात निर्यात हुआ, कितना उत्पादन हुआ, मतलब तथा वैश्विक व्यापार में भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका की जानकारी प्रदान करता है। दिखाता है कि हम किस स्तर पर आयात निर्यात और व्यापार में अन्य देशों की तुलना में शामिल हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आर्थिक लेन देन को दोनों पक्षों में समाहित करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो प्रविष्टियाँ शामिल होती हैं, जैसे डेबिट एंड क्रेडिट। तो आर्थिक व्यवहार में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, वह क्रेडिट पक्ष को लिखा जाता है। अगर इसके विपरीत जब आर्थिक व्यवहार में विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है, इसे हम डेबिट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे भुगतान शेष की संरचना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की संरचना। तो इसे दो भागों में बांटा गया है। इसका लेखांकन दो प्रकार से किया जाता है, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता को दो भागों में बांटा गया है, दृश्य खाता है व्यापार खाता, दूसरा अदृश्य खाता। तो अदृश्य खाता में कारक सेवाएं, गैर कारक सेवाएं, चालू हस्तांतरण आता है। दृश्य खाता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात होता है, जो बंदरगाहों से के रूप में शामिल होता है। दूसरी तरफ पूंजी खाता को दो भाग में बांटा गया है, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालू खाता। तो यह खाता वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात में वस्तुओं के एक पक्षीय स्थानांतरण से संबंधित है। एक पक्षीय स्थानांतरण होता है, फिर आयात होगा या फिर निर्यात होगा। तो इस खाते में दृश्य एवं अदृश्य के आयात निर्यात का विवरण रखा जाता है, मतलब वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात का विवरण रखा जाता है।
तो इन मदों को पाठ पर रिकॉर्ड रखा जाता है, दृश्य मदें कहलाती हैं। इनका भौतिक अस्तित्व भी रखा जाता है। अदृश्य मदों को पाठ पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, जिन्हें रिकॉर्ड करना संभव नहीं है, इसलिए इन्हें भौतिक अस्तित्व नहीं होता, तब हम इसे अदृश्य के रूप में देखते हैं। तो चालू खाते के अंतर्गत दृश्य खाता, व्यापार खाता या अदृश्य खाता शामिल किया जाता है। तो दृश्य मदों के आयात निर्यात से दृश्य खाते को दर्शाया जाता है, जबकि अदृश्य मदों के आयात निर्यात को अदृश्य खाते में दर्शाया जाता है। तो ये हो गया हमारा दृश्य खाता और अदृश्य खाता। तो वस्तुओं के व्यापार को मर्चेंटाइल व्यापार कहते हैं, जबकि सेवाओं के व्यापार को अदृश्य व्यापार कहते हैं। तो अदृश्य मदों को दो प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं। जैसे सेवाएं शामिल हैं कारक सेवाएं, तो वह सेवाएं, इसके अंतर्गत वह सेवाएं आती हैं जिनके लिए भुगतान शामिल होते हैं, जैसे कर्मचारियों का परिश्रम, ये होती है कारक सेवा। और गैर कारक सेवाएं, इसके अंतर्गत राजस्व में किए गए भुगतान शामिल होते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, ये सब सेवाएं। चालू हस्तांतरण एक प्रकार एक पक्षी भुगतान होता है जो अदृश्य खाते के अंतर्गत आता है। चालू हस्तांतरण का मतलब मुक्त हस्तांतरण से होता है तथा एक पक्ष में किया जाने वाला हस्तांतरण होता है, जैसे अनुदान, रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब एनआरआईओं द्वारा विदेश से भेजा गया हमारे वहाँ धन, या फिर हमारे वहाँ से विदेश में भेजा गया धन, जो किसी एक देश से किसी एक देश के परिवार के में पहुँचता है, जिसे रेमिटेंस या धन का मुक्त हस्तांतरण कहते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 2 पर। तो कुछ शब्दावलियाँ हैं, तो उन शब्दावलियों को हम जान लेंगे जो भुगतान, पेमेंट से संबंधित हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित हैं। जैसे व्यापार आधिक्य, तो व्यापार आधिक्य दृश्य मदों का आयात निर्यात से अधिक होना, इसे हम व्यापार आधिक्य कहेंगे। व्यापार घाटा आयात निर्यात से अधिक होता है, तो इसे हम व्यापार घाटा कहेंगे। व्यापार संतुलन, आयात जब निर्यात के बराबर होता है उसे व्यापार संतुलन कहेंगे। व्यापार शेष, वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात का अंतर व्यापार शेष कहलाता है। अदृश्य खाता, कारक सेवाओं का शेष प्लस गैर कारक सेवाओं का शेष प्लस चालू हस्तांतरण का शेष अदृश्य खाता कहलाता है। चालू खाते का शेष इज इक्वल टू व्यापार शेष प्लस अदृश्य खाते का शेष। तो अब जानेंगे भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूंजी खाता किस तरीके से कार्य करता है। तो पूंजी खाता दो हिस्सों में बटा होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब इंडिया में धन आएगा, मतलब अपने देश को सापेक्ष मान के कर रहे हैं, तो इंडिया में धन आएगा। धन ऋण के रूप में, निवेश के रूप में हो सकता है, इसे इनफ्लो कहेंगे। जब इंडिया से धन जाएगा ऋण के रूप में, निवेश के रूप में, उसे हम आउटफ्लो कहेंगे। तो फिर हम देखेंगे पूंजी खाता किस किस तरीके से उसके अंग हैं। तो पूंजी खाता बैलेंस ऑफ पेमेंट का वह हिस्सा है जो देश के निवासियों तथा शेष विश्व के मध्य एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उन सभी आर्थिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखता है जिसमें परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन होता है। कह सकते हैं पूंजी खाता उस आर्थिक लेन देन का विवरण है जिसके मध्य विभिन्न परिसंपत्तियों का स्वामित्व विभिन्न देशों में बदलता है। पूंजीगत खाते का लेन देन पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित नहीं है, क्योंकि वस्तुओं के लेन देन को व्यापार खाते या दृश्य खाते के अंतर्गत दर्शाया जाता है। जबकि भुगतान शेष का यह चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं से उत्पन्न निर्यात के राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, जबकि पूंजी खाता शेष विश्व के साथ परिसंपत्तियों के स्वामित्व के परिवर्तन को दर्शाता है। तो पूंजी खाता के 3, 4, 5 हिस्से हैं, जिसे हम विदेशी निवेश, ऋण, अल्पकालिक जमा, एनआरआई जमा जिसे रेमिटेंस और बैंकिंग पूंजी के रूप में देखते हैं। ऋण 2 तरीके से हो सकता है, या फिर वह बाहरी देश द्वारा किसी की सहायता की जाए या विदेशी वाणिज्यिक उधार लिया गया, ऋण लिया गया हो। तो कह सकते हैं कि आर्थिक लेन देन को पूंजीगत खाते में अंतर्प्रवाह बहिर्प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे हम इनफ्लो और आउटफ्लो के रूप में पहले ही समझ चुके हैं। जैसे पूंजी खाते का शेष दर्शाया जाता है, यदि दोनों के योग में पूंजी खाते का शेष प्राप्त किया जाता है। पूंजी खाते का शेष धनात्मक या ऋणात्मक शेष प्राप्त होता है। यदि पूंजी खाते का शेष धनात्मक हो
तो यह दर्शाता है कि विदेशी विनिमय का अंतर प्रवाह बहिर्प्रवाह से अधिक है। यदि ऋणात्मक शेष को इंगित करता है तो इसका मतलब है कि बहिर्प्रवाह अंतर प्रवाह से अधिक है। तो ये होते हैं कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कुछ घटक भी माने गए हैं जिन घटकों में समुचित शेष और संपूर्ण शेष की गणना की जाती है। तो ये घटक हैं चालू खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष और कुछ भूल चूक मतलब सांख्यिकीय अंतर के कारण। अब हम देखेंगे सरकारी निधि खाता। तो भुगतान शेष में समुचित शेष मतलब आरबीआई के कोष के खाते को दर्शाया जाता है। भुगतान शेष का समुचित शेष आरबीआई के सरकारी कोष के खाते में दर्शाया जाता है, क्योंकि आरबीआई भारतीय विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक है। यदि शेष धनात्मक है तो सरकारी कोष में वृद्धि होगी, यदि समुचित शेष ऋणात्मक है तो सरकारी कोष में खाते में कमी को दर्शाता है। यदि सरकारी कोष खाते को भुगतान शेष के एक भाग के रूप में दर्शाया जाए तो भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि भुगतान शेष को सदैव संतुलित रखने के उद्देश्य से सरकारी कोष में वृद्धि को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा, कमी को धनात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो भुगतान से संतुलन अवस्था में प्राप्त होने पर यदि खाते में शेष, खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष, चालू खाते का शेष और भूल चूक का योग शून्य होता है। तो भुगतान शेष के अंतर्गत दो प्रकार के मदों का प्रयोग किया जाता है, एक स्वायत्त मदें और दूसरा एक स्वायत्त मदें होती हैं और दूसरी होती हैं हमारी समायोजक मदें। तो स्वायत्त मदें और समायोजक मदों को हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पेज नंबर 4 पे। तो स्वायत्त मदें और समायोजक मदें कौन कौन सी होती हैं? तो स्वायत्त मदों के अंतर्गत उस आर्थिक लेन देन को शामिल किया जाता है जिसका उद्देश्य सिर्फ लाभ अर्जित करना होता है, जबकि समायोजक मदों के अंतर्गत वे मदें शामिल होती हैं जो लाभ के विचार से स्वतंत्र होती हैं। स्वायत्त मदों को एबव द लाइन आइटम्स कहते हैं और समायोजक मदों को बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। तो हम देखेंगे कि चालू खाता। तो चालू खाते को किस तरीके से दर्शाया जाता है? तो चालू खाते को दो हिस्से होते हैं, एक अगर धनात्मक होता है और या शेष ऋणात्मक होता है। अगर धनात्मक है तो चालू खाता आधिक्य है, अगर ऋणात्मक है तो चालू खाता घाटा है, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहेंगे। तो क्या होते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट? तो जब वस्तुओं और सेवाओं के आयात में वृद्धि हो जाती है, जिसमें आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी हो जाती है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगता है। तो जिसके लिए हमें करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने के कारण जानने होंगे। तो क्या होते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट? सीएडी की वृद्धि के कारण तो निर्यात में कमी हो सकती है, उत्पादन में कमी हो सकती है और वैश्विक मंदी हो सकती है, जिससे सीएडी में वृद्धि होती है। तो सीएडी के नियंत्रण या इसके उपाय क्या हैं? तो निर्यात को प्रोत्साहन और आयात पर नियंत्रण। तो किस तरीके से हम निर्यात को प्रोत्साहन दे सकते हैं? तो निर्यात सब्सिडी देकर, निर्यात में विविधता लाकर, उत्पादन में वृद्धि करके, तकनीकी में सुधार कर, निर्यात के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण करके या फिर गुणवत्ता बढ़ाकर। तो आयात को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं? तो आयात बाधाओं में वृद्धि करके, जैसे टैरिफ बाधाएं जिसमें टैक्स और शुल्क को बढ़ा दिया जाएगा, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहेंगे। गैर टैरिफ बाधाएं जिसमें मात्रात्मक गुणात्मक नियंत्रण किया जाएगा। आयातित वस्तुओं पर निर्भरता में कमी, उन वस्तुओं का घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन जो हम अत्यधिक मात्रा में आयात करते हैं। तो हालांकि ये होता है कि यदि कोई देश निर्यात पर सब्सिडी देता है तो उसे व्यापारिक साझेदार देश उसका प्रभाव कम करने के लिए काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगाता है। तो यह सब तकनीकी तरीके से होता है, जिसे हम आगे सब विस्तार में जानेंगे, जिसके लिए हमें विदेशी विनिमय दर को जानना आवश्यक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विदेशी विनिमय दर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।